नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के विदेशी एक्सप्रेस पर। श्रीलंका ने आधार जैसी पहचान सत्यापन प्रणाली पर भारत के साथ समझौता किया। अपने नागरिकों के लिए आधार जैसी पहचान वेरिफिकेशन प्रणाली का फंड करने के लिए पूर्व राजपक्षे शासन को अनुदान देने की भारत की पेशकश को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका ने परियोजना पर जनवरी से बुनियादी स्तर पर काम शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के साथ एक समझौता किया है। संडे ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा फंड किए जाने वाले नए डिजिटल आईडी कार्ड की कुल लागत 400 करोड़ रुपए होगी और इसमें धारक की आंखों का रंग, उंगलियों के निशान और रक्त प्रकार जैसे बायोमेट्रिक डेटा शामिल होंगे। फरवरी 2022 में मोदी सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था और श्रीलंका सरकार की कैबिनेट ने इस विचार को मंजूरी दी थी। उसी वर्ष मार्च में उसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। चीन के मुंह पर मुक्का। भारत के ऑर्गेनाइज किए हुए मेगा इवेंट में ताइवान, तिब्बत और विवादित क्षेत्र यानी कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री एक साथ मिले। अपनी बौद्ध विरासत को पुनः प्राप्त करने की खोज में भारत ने बुधवार को अपने पहले 3 डे इंटरनेशनल फोरम में बौद्ध भिक्षुओं और ननों की एक सभा की मेजबानी की। दलाई लामा ने संघ का नेतृत्व किया और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिस पर बीजिंग दावा करता है, उसके मुख्यमंत्री ने बाकियों के साथ मंच को साझा किया। अंतर्राष्ट्रीय मंडली बिहार के बोध गया में आयोजित की गई थी, जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्मेलन में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बौद्ध कौमों के नुमाइंदों के अलावा ताइवान का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित था। नरेंद्र मोदी सरकार चीन के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए इसकी कोशिश में हिमालयन शहर धर्मशाला में रहने वाले बुद्धिस्ट आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से एक दूरी बनाए रखे थे। हालांकि 2020 में गलवान झड़प के बाद मोदी सरकार ने 14वें दलाई लामा के साथ प्रशासन द्वारा बनाई गई दूरियां खत्म कर दी। जी हां, पीएम मोदी ने चीन को नाराज करते हुए 6 जुलाई को दलाई लामा को उनके 27वें जन्मदिन की बधाई दी थी। जैसे कि अपेक्षित था, बीजिंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को 14वें दलाई लामा के चीन विरोधी और अलगाववादी स्वभाव को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। अब इजराइल से कुछ खबर। इजराइल भारत से हजारों निर्माण श्रमिकों की भर्ती करेगा। हमास इजराइल संघर्ष के मद्देनजर बड़ी संख्या में फलस्तीनियों के कार्य परमिट रद्द किए जाने के साथ यहूदी राज्य में निर्माण उद्योग रिक्तियों को भरने के लिए भारत और अन्य देशों से वर्कर्स की तलाश कर रहा है। पश्चिम एशियाई यहूदी राष्ट्र इजराइल के बिल्डरों का एक डेलीगेशन जल्द ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए फलस्तीनियों के स्थान पर भारत से हजारों लोगों की भर्ती शुरू करेगा। राज्य सरकार द्वारा स्थापित हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 15 दिसंबर को एक विज्ञापन जारी कर इजराइल में निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए 3000 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। उत्तराखंड सरकार भी इस पर विचार कर रही है। मंगलवार को जब इजराइल और भारत के प्रधानमंत्रियों यानी कि नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तो आज का विदेशी एक्सप्रेस यहीं उतरेगा। मजीद विदेशी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस की अगली फ्लाइट जरूर पकड़ना।